हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एक क्लास की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट। क्रॉप क्या होती है? सेम काइंड के प्लांट और लार्ज स्केल पे जब हम उनको ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। और जो ये क्रॉप की कंडीशन है ये क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल पे अलग अलग जगह की अलग अलग होती है। दो तरीके के क्रॉप प्रोडक्शन के पैटर्न हमें पाए जाते हैं। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप और सेकंड है रबी क्रॉप। जो खरीफ की क्रॉप होती है उसको हम रेनी सीजन वाली भी बोलते हैं और जो रबी की होती है उसको हम विंटर वाली क्रॉप भी बोलते हैं। इसमें बारिश जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसका मंथ जून टू सितंबर होती है। और इसमें कौन कौन से प्लांट्स बोए जाते हैं? इसमें पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन बोया जाता है। अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे इसे हम ले लेंगे पापा मम्मा सो गए ग्राउंड पर कोट पहनकर। पापा मम्मी सो गए ग्राउंड पर कोट पहनकर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? खरीफ की क्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारी रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन से सीजन में होती है? विंटर सीजन में होती है और इसका टाइम क्या होता है? अक्टूबर से मार्च तक होता है और इसको हम रबी की क्रॉप बोलते हैं। रबी की क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप्स आती हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड्स, ये सब आते हैं। और जो समर रीजन होता है उसमें हम पल्सीज और वेजिटेबल्स को भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारी क्रॉप बोने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए या क्रॉप बोने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए? अब हमें सबसे पहले क्रॉप बोने से पहले और उसकी कटाई तक हमें क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सेकंड है हमारा सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना चाहिए। सॉइल को खोद कर उसको पोरस बना लेना चाहिए। पोरस बनाने से क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जो क्रॉप का जो रूट का पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा ज़मीन में नीचे तक जा सकता है। और जब हम क्रॉप की सॉइल की लूजनिंग करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? टिलिंग और प्लोइंग बोलते हैं। और ये किसकी हेल्प से की जाती है? ये हमारी की जाती है बैल की हेल्प से। ये देखो, शायद आपको ये फिगर दिखाई दे रही होगी। ये पहले हम किसकी हेल्प से करते थे? बैल की हेल्प से हम ऐसे खेत की खुदाई करते हैं। और इससे क्या होगा? जो एयर है उसमें, जो सॉइल है उसमें एयर की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। पहले हम बैलों की हेल्प से ये करते थे लेकिन अभी हम कल्टीवेटर और ट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है? सोइंग। सोइंग भी क्रॉप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हमें गुड क्वालिटी के सीड कलेक्ट करने हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुड क्वालिटी के हैं या नहीं है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी सीड हमें बोने हैं उनको रात में भिगो के रख देंगे। जब हम उनको भिगोएंगे तो क्या होगा? जो लाइट वाले सीड हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो हैवी वाले हैं वो नीचे रह जाएंगे। जो ऊपर वाले सीड हैं उनको हम हटा देंगे और जो नीचे वाले सीड हैं उनको हम बोने के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है ये देखो, पहले हम बैल की हेल्प से ही ये इस तरीके से एक पाइप फनल टाइप होती थी, इसके अंदर सीड डाले जाते थे और ये ऐसे खेत के अंदर बोया जाता था। और आजकल ये कैसे करते हैं? ये सीड ड्रिल की हेल्प से आजकल खेतों में सीड बोए जाते हैं। सीड बोने के बाद हम उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स देंगे। मैन्योर क्या होता है? जो गला सड़ा खाद होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है वो हम खेत के अंदर डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैन्योर बोलते हैं। और फर्टिलाइजर जो केमिकल के रूप में फैक्ट्रियों से बनता है उसको हम जब सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। ये यहाँ पे देखो, मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस दिया हुआ है। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मैन मेड होते हैं, आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं। ये नेचुरल चीज़ों से बनता है, ये फैक्ट्रीज में बनता है, ये खेत के अंदर बनता है। ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाता। मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम रिच होता है और मैन्योर है उसमें रिच न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो मैन्योर है वो न्यूट्रिएंट्स कम रहेंगे उसमें, लेकिन फिर भी वो उसके एडवांटेज ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ये सॉइल को ज़्यादा पोरस बना के रखता है जिससे जो गैस का एक्सचेंज होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जो माइक्रोब्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। और हमें पता है जो माइक्रोब्स होते हैं वो तो क्रॉप्स के फ्रेंड होते हैं। और जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसको भी इंप्रूव करता है। इसमें इसी के बीच में हमें एक क्रॉप रोटेशन का भी दिया हुआ है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? हर सीजन के बाद हमें क्रॉप को क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए। जैसे पिछली बार वीट बोया है तो नेक्स्ट टाइम हम वीट ना बो के मस्टर्ड बोना चाहिए। इरिगेशन, जो क्रॉप है उसको पानी की सप्लाई देना उसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। और जो इरिगेशन होता है उसके अलग अलग सोर्स होते हैं, जैसे वेल, पहले कुएं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम और कैनाल के थ्रू हम क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। ये देखो, इरिगेशन के मेथड दे रखे हैं। ये मोट के द्वारा, चेन पंप, टकली और राहत, ये क्या क्या है? अलग अलग मेथड हैं। आजकल क्या चल गया है? ये मॉडर्न मेथड चला हुआ है जिसको स्प्रिंकलिंग सिस्टम बोलते हैं। ये फुव्वारे जिनको बोलते हैं ना, फुव्वारे, इनमें नोजल होती है और इसमें पानी क्या वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है आपका ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड ऐसे एक ये पाइप से बनी रहेगी और ये केवल प्लांट के रूट तक ही पानी जाएगा। इससे पानी की क्या होती है? बचत होती है। हमें अपनी क्रॉप को वीड्स से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। वीड्स क्या होते हैं? इसको हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। और वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वीड्स यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारी क्रॉप है उसकी ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए हमें वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। वीडिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे 2,4-D, इसका यूज़ स्प्रे के रूप में किया जाता है जो वीड्स को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जो क्रॉप है वो पक गई है उसको अब हमें क्या करना है? हार्वेस्ट करना है। और ये किसके द्वारा होती है? सिक्किल के द्वारा। और सिक्किल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दराती बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? थ्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? जब हमने जो क्रॉप है वो उसको हार्वेस्ट कर लिया है, अब हमें जो सीड्स हैं उनको सेपरेट करना है, जो उसका भूसा है उससे सेपरेट करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। पहले ज़माने में ये हाथ से किया जाता था लेकिन आजकल इसको मशीन से किया जाता है जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं। और उसके बाद हम विनोइंग करते हैं। विनोइंग में क्या होता है?
गल्फ और ग्रेन होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी स्टोरेज करते हैं। जो भी सीड से आए हैं उनको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उसका पूरा साल उसका यूज़ कर सकें। उसको ऐसी जगह पे स्टोर करके रखते हैं जहाँ मॉइस्चर ना हो। अगर वहाँ पे मॉइस्चर होगा तो उससे वो पेस्ट बैक्टीरिया और फंजाई उसके ऊपर लग जाएगी और वो खाने लायक नहीं रहेगा। जो किसान होते हैं वो जूट के बैग में या फिर मेटल के टिन में उसको स्टोर करके रखते हैं। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है तो उसको सिलोज और ग्रेनरीज में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। जो रेट और इंसेक्ट्स होते हैं उनको हमें उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो नीम के पत्ते होते हैं वो भी हमें उसके अंदर डालकर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइक्रोब्स के, जिससे माइक्रोब्स उसके ऊपर इफेक्ट ना डाल सकें। नेक्स्ट है हमारी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, जैसे जो किसान होता है वो अपने दूसरे काम के साथ में पशुओं को भी अपने घर पे या फार्म पर रखता है, उसको फूड देता है, शेल्टर देता है, उसकी केयर करता है और ये सब एक लार्ज स्केल के ऊपर करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है एनिमल हस्बेंड्री, फिश की होती है। फिश इज द गुड फॉर द हेल्थ, वी गेट कोल्ड लिवर ऑयल फ्रॉम द फिश विच इज रिच इन द विटामिन डी। नेक्स्ट ये देखो आपके फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ये आपके मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है जो खरीफ क्रॉप होती है वो उसके एग्जाम्पल क्या है, तो पैडी एंड मीज है। नेक्स्ट है रवि के वीट ग्राम पी, केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया एंड सुपर फोस्फेट है और सुपर फोस्फेट है। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है आपका, एनिमल एक्सट्रैक्ट, काऊ डंक, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट है, ये सब है। उसके बाद आपके ये दो आपके एमसीक्यू दे रखे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जिनको हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। इनको हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 4 ग्रुप में है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। वायरस है और वो माइक्रोस्कोपिक है और जो डिफरेंट अदर है बैक्टीरिया फंजाई वो भी हम, जो वायरस है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें क्या लिविंग दिखाई देते हैं, लेकिन जो वायरस है वो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। जब वो होस्ट सेल की बॉडी के बाहर पड़ा हुआ है तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही उसको कोई होस्ट मिल गया तो वो क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। और जो होस्ट है वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है और एनिमल हो सकता है। कुछ वायरसेस हैं जिनके मैं नाम बता रही हूँ अभी। जो कॉमन नाम है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, मोस्ट कफ आर काज्ड बाय द वायरसेस। और कुछ डिजीज़ हैं, सीरियस डिजीज़ हैं जो हमें वायरस से होती है, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब हमें किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया इज काज्ड बाय द प्रोटोजोआ, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये हमें किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। ये देखो कुछ हमारे बैक्टीरिया दिए हुए हैं और ये हमारे दिए हुए हैं एल्गी, एल्गी के नाम दिए हुए हैं। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद कर लेना। एल्गी का क्या है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा। प्रोटोजोआ के क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल के जैसा दिखता है ना, और अमीबा की क्या है, इरेगुलर शेप है। नेक्स्ट है फंजाई, फंजाई के 3 हैं, क्या क्या है, ब्रेड मोल्ट है, पेंसिलियम है और एस्परजिलस है। तो हमारे एल्गी के कितने हैं, दो एग्जांपल दे रखे हैं, क्या क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगैरा है, प्रोटोजोआ के भी 2 दे रखे हैं, अमीबा, पैरामीशियम और फंजाई के हमें 3 दे रखे हैं, ब्रेड मोल्ट, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। और ये देखो वायरस की यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दे रखी है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनमें क्या आता है, बैक्टीरिया, और एल्गी और फंजाई है वो क्या है, हमारी मल्टी सेलुलर है। उसके बाद जो माइक्रोब्स हैं वो क्या है, हमारे फ्रेंड भी हैं। जो भी हमें वेस्ट मटेरियल सॉइल के अंदर ऐड करते हैं वो उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। कुछ और अदर बैक्टीरियाज भी हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे मिल्क को कार्ड में चेंज करता है, तो इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरियाज चीज़ के मेकिंग में, पिकल के मेकिंग में और अदर फूड आइटम्स में भी यूज़ होते हैं। जब हम भटूरा बनाते हैं या फिर इडली बनाते हैं वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया एंड जो बैक्टीरिया और यीस्ट है वो हमारा फर्मेंटेशन में हेल्प करती है। यीस्ट है उसमें रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी से होता है और ये किसको रिप्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें बबल्स के रूप में गैस निकलती है जिससे जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए जो यीस्ट है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज, ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक मेकिंग में हम इनको यूज़ करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका हम कमर्शियली भी यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं, अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड, विनेगर, इन सबको बनाने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। यीस्ट का यूज़ करके हम अल्कोहल और वाइन बनाते हैं। जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है और ये बार्ले, व्हीट, राइस, फ्रूट्स, इनको क्रश करके इनका जूस निकाल लिया जाता है और उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में। और इस तरह से हमारे पास क्या अल्कोहल निकल के आ जाती है। और शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस सबसे पहले लुईस पास्चर ने डिस्कवर की थी इन 1857 में। और हम मेडिकल में भी, मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्क किया था और उन्होंने पेंसिलिनिन नाम की एक एंटीबायोटिक बनाई थी। एंटीबायोटिक केवल हमें तभी लेनी चाहिए जब डॉक्टर हमें बताता है। अगर हम उससे पहले उसको एंटीबायोटिक को ले लेंगे तो जब हमें वो डिजीज़ कोज होगी तो उस टाइम उसका इफेक्ट नहीं होगा। इस वजह से हमें एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन। व्हेन ए डिजीज़, जब कोई भी डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी जो माइक्रोब्स है उसके अगेंस्ट फाइट करती है और उसको किल कर देती है। हमारी बॉडी को ये रिमेंबर रहता है कि कौन से माइक्रोब के साथ उसको फाइट करना है और वो इफ़ डेड
कोई भी हम डेड या वीकेंड माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जब भी वो माइक्रोब्स दोबारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और उस माइक्रोब को क्या कर देगी, किल कर देगी। और इस तरीके से एक वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन में भी क्या होती है, एंटीबॉडी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और उस माइक्रोब को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। अब सबसे पहले वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी हुई थी 1798 में एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। जो हम पोलियो की 2 ड्रॉप्स बच्चों को देते हैं वो भी एक वैक्सीन ही है, और ये प्लस पोलियो प्रोग्राम चला था जो पोलियो ड्रॉप्स के थ्रू हम चिल्ड्रन को वैक्सीन दे रहे थे, और ये बहुत बड़ा कैंपेन था। नेक्स्ट, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और आगे आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट की अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। कुछ बैक्टीरिया हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं नाइट्रोजन देके, जिससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं, जो भी वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है वो नीट एंड क्लीन रहता है। और माइक्रोब्स हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं, इसलिए हम इनको फार्मर्स का फ्रेंड भी बोलते हैं। कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमें डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो जिन माइक्रोब्स की वजह से हमें डिजीज़ हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। द डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द पैथोजेंस। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, 2 टाइप की डिजीज़ होंगी, एक कम्युनिकेबल डिजीज़, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर चली जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या क्या आती है, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। जब कोई छींकता है तो उसको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा वायरस स्प्रेड होते हैं एयर के अंदर, और जो हेल्दी पर्सन के अंदर चले जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने नोज़ को क्या करके रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। कैरियर का काम भी करते हैं कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं, जैसे जो मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया होता है, और मलेरिया कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है, एनाफिलोज जो मॉस्किटो होता है उसके काटने से होता है, और जो डेंगू होता है वो किसी वजह से होता है, एडीज के काटने की वजह से होता है। जो ये सामने आपके टेबल दिख रहे हैं, ये वाले टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, फर्स्ट है ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हुई है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, प्रिवेंशन क्या है। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका एयर है। मीजल्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। चिकन पॉक्स का क्या है, वायरस है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। पोलियो वायरस है, एयर है। कोलेरा बैक्टीरिया, वाटर फूड। टाइफाइड का क्या है, बैक्टीरिया है, वाटर है। हेपेटाइटिस ए वायरस, वाटर। हेपेटाइटिस ए वायरस, वाटर। मलेरिया, प्रोटोजोआ मॉस्किटो। डिजीज़ का काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया के बारे में बताया था, बेसिलस एंथ्रोसिस। और ये तो क्या है, एनिमल्स की हैं, और ये हमारी क्या है, प्लांट्स की है। तो ये दोनों टेबल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये टेबल याद करनी है। देखो, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के द्वारा, रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई के द्वारा, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ये किसके द्वारा, वायरस। इसमें 3 ही है कि बैक्टीरिया के, वायरस और फंजाई के द्वारा। तो सिट्रस कैंकर, देखो बी के बाद क्या आता है, सी, तो इसको इस तरीके से याद करो, बैक्टीरिया के बाद अगर कहीं पे भी आपको सी दिखाए तो दो सी है ना, सिट्रस कैंकर। तो इस तरीके से कोई भी अपनी कोई ट्रिक लगाओ, और ये दोनों टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लर्न करनी है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है फूड के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है, हम अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। और फूड प्रिजर्वेशन के मेथड भी अलग अलग है। केमिकल मेथड में हम माइक्रोब्स की ग्रोथ है उसको कम कर देते हैं, और जैसे जो हमारा अचार होता है उसमें हम माइक्रोब्स की ग्रोथ, उसमें हम ऑयल और सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है। इसमें हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ करते हैं। ये दोनों क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये दोनों जैम्स में, स्क्वेज में, इन सब में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय द सोल्ट। कॉमन सोल्ट के द्वारा भी हम प्रिजर्व करते हैं, किसको प्रिजर्व करते हैं, मीट एंड फिश कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। प्रिवेंशन बाय द शुगर, जैम जेली, और इन सब से हम शुगर डाल देते हैं, तो इससे भी हम उसको बचा सकते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड स्पॉइल फूड। सॉइल, ऑयल और विनेगर के द्वारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। पोस्चराइजेशन क्या होता है, पोस्चराइजेशन मतलब मिल्क को हम पहले 15 से 30 सेकंड के लिए हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करेंगे, और फिर उसको सडनली ठंडा कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्चराइजेशन बोलते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग करेंगे। फिर हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन होती है लेगुमिनस प्लांट के अंदर, रूट के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन वो जो प्लांट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उनके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन लाइटनिंग के द्वारा कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड। और ये कहाँ चला गया, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द गैसियस नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में दोबारा से चला गया। इस तरीके से ये देखो, नाइट्रोजन की एक साइकिल चलती रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। ये हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द फॉलोइंग, और ये हमारी मैच द फॉलोइंग है। तो इन सबको आप देख लेना, कर लेना, या फिर मुझे करवाना, चलो मैं करवाई देती हूँ। इसमें देखो, ये स्टेज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, अल्कोहल में। एंटीबायोटिक क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। जो मलेरिया काजिंग है वो क्या है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो है। कॉमन कैरियर फॉर द कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, हाउस फ्लाई है। इडली और ब्रेड कहाँ से राइज होती है, ग्रोथ ऑफ द यीस्ट।
जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। राइजोबियम क्या है? फिक्सिंग नाइट्रोजन। और जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है? कर्ड मेकिंग में हेल्प करता है। यीस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड। प्रोटोजोआ काजिंग मलेरिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड द प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो मेन मेड फाइबर्स होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में स्मॉल स्मॉल यूनिट होती हैं, वो आपस में ज्वाइन करके हम एक बड़ी यूनिट बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। पॉली मतलब मैनी और मियर्स मतलब यूनिट। तो बहुत सारी यूनिट को आपस में जोड़ जोड़कर जो बनाई जाती है हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। जो पॉलीमर्स होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, जैसे कॉटन एक पॉलीमर है किसका? सेलुलोज का। और सेलुलोज इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ग्लूकोज यूनिट। और सेलुलोज किसकी बनी होती है? बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट्स को मिलकर बना देते हैं। जो रियोन होता है उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। और ये कैसे बनता है? जो वुड पल्प होता है उससे हम इसको बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? मैन मेड भी है लेकिन इसको नेचुरल भी बोलते हैं, और ये चीपर सिल्क भी बोलते हैं इसको। और जो रियोन होता है, रियोन में अगर हम कॉटन मिक्स कर देते हैं तो उससे बेडशीट बनती है, और रियोन में अगर हम वुल ऐड कर देते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? कारपेट्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइलॉन। जो नाइलॉन होता है वो दूसरा एक मैन मेड फाइबर्स होता है, लेकिन इसमें कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करते। इसमें हम कोल से, वाटर से और एयर से हम इसको बनाते हैं, तो ये फुल्ली सिंथेटिक है। इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है, ये चमकीला भी बहुत होता है, और इजी टू वॉश होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिससे हम इसके पैरासूट्स बनाते हैं। इसको सॉक्स में, रोप, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं। और कहाँ हम ये देखो, आपको फिगर दिख रही होगी, हम इसको रॉक क्लाइंबिंग होती है उसमें यूज़ करते हैं, और जो पैरासूट्स होते हैं उनके अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिएस्टर एंड एक्राइल। पॉलिएस्टर और एक्राइल क्या होते हैं? ये भी दूसरे तरह के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो श्रिंक नहीं करते हैं, और इनको हम आसानी से धो सकते हैं। इनकी बहुत सारी ड्रेसेस बनती हैं। ट्राइलिन है वो पॉलिएस्टर, बहुत ही पॉपुलर पॉलिएस्टर है। पीईपी की फुल फॉर्म क्या होते हैं? पॉली इथाइल पीईटी पॉली इथाइल टिफ्लेट। इसको हमें बोटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, इन सबको बनाने में हम यूज़ करते हैं। पॉलीएस्टर का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब पॉली प्लस एस्टर से बना होता है, और एस्टर्स क्या होते हैं? द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल इज कॉल्ड एस्टर। एस्टर्स आर केमिकल विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम ऑफ, किस किस नाम से इसके फैब्रिक सोल्ड होते हैं? पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट। एज द नेम सजेस्ट इज दीज मेड अप ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द फाइबर्स। पॉलीकोट इज मिक्स ऑफ पॉलीएस्टर प्लस कॉटन। पॉलीवुल इज मेड अप ऑफ पॉलीएस्टर प्लस वुल। जो आजकल हम स्वेटर और शॉल्स और ब्लैंकेट्स जो विंटर में हम यूज़ करते हैं वो वुल के, नेचुरल वुल के नहीं बने होते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड अनदर टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्राइल्स बोलते हैं। ये क्या बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, और मोर पॉपुलर देन द नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स से ये ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? देखो, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग द रॉ मटेरियल ऑफ द पेट्रोलियम ओरिजिन का जो पेट्रोलियम के ओरिजिन से जो मटेरियल में बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। जो प्लास्टिक होते हैं वो भी पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज द एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉमनली यूज्ड यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। अब जो प्लास्टिक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जो हीटिंग, और जब हम उसको हीट दें तो वो क्या हो जाए? बैंड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जांपल क्या क्या है? पीवीसी, ये क्या है? इसके एग्जांपल हैं। और थर्मोसैकलिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? दे आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्टेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड द थर्मोसैकलिंग प्लांट्स। इसके एग्जांपल दो हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट है वो पुअर कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम जो स्विचेस, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल हम उस किसके बनाते हैं? बेकेलाइट के बनाते हैं। मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है जो फायर रेजिस्टेंट होता है और जो हाई हीट को भी टॉलरेट करता है, इसलिए हम फ्लोर टाइल्स में इनका यूज़ करते हैं। किचन वियर्स के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। द प्लास्टिक्स आर द मटेरियल्स फॉर चूजन। अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स के लिए, कंटेनर्स के लिए, मिल्क, वाटर, इन सबको स्टोर करने के लिए भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव होता है। अगर आयरन एक मेटल है, वो रस्ट हो जाती है मॉइस्चर और एयर के साथ, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो नहीं होता है। लाइट भी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। जो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए जो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के रखते हैं। जो क्या आप लोगों को पता है कि मेडिकल्स में भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। जो टैबलेट्स की पैकिंग होती है वो भी प्लास्टिक के अंदर होती हैं। थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वोन्स, सीरेंस, डॉक्टर ग्लव्स एंड ए नंबर ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन द माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव में भी हम डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। देखो, माइक्रोवेव में तो कितनी ज़्यादा रेडिएशन होती है ना, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे गर्म होकर पिघल नहीं जाते हैं, वहाँ पे अलग तरह के यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन नाम का प्लास्टिक होता है, स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड द वाटर डू नॉट स्टिक, इट इज़ यूज फॉर द नॉन स्टिक कोटिंग। तो ये, और नेक्स्ट है आपका द फायर प्रूफ प्लास्टिक। फायरमैन हैव कोटिंग ए मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम फ्लेम रेजिस्टेंट। एक मेलामाइन का प्लास्टिक पहन के रखते हैं जिससे वो क्या ना हो,
फायर को रजिस्ट कर सकें। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो सॉइल के अंदर नेचुरल तरीके से बैक्टीरिया के हेल्प से डिकम्पोज हो जाए, उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे जो हमारे किचन वेस्ट होते हैं, जैसे हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स के जो आउटर कवरिंग या वेस्ट होता है, वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, इसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जो हमारा प्लास्टिक और पॉलीथीन ये सब है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ये नेचर में डिकम्पोज नहीं हो सकती, इसलिए हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें बताया गया है, ये टेबल भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी पूछ सकते हैं। जो सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके वो कितने दिन में बायोडिग्रेड हो जाते हैं, 1 से 2 वीक में। पेपर 10 से 30 दिन के अंदर बायोडिग्रेड हो जाता है। क्लॉथ 2 से 5 महीने के बीच में बायोडिग्रेड हो जाता है, मीन्स डिकम्पोज हो जाता है। वुड है वो 10 से 15 साल में डिकम्पोज हो जाती है। वुलन क्लॉथ 1 साल के अंदर। टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल 100 से 500 साल लग जाते हैं, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये वाली टेबल एक बार आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, शायद एक बार इसमें से आया हुआ है सीटेट में। 5 आर क्या क्या होते हैं, 5 आर होते हैं आपका रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर, रिफ्यूज़। ये आपके क्या है इसमें, ये आपके अलग अलग बता रखे हैं। मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी देखो, मेटल की प्रॉपर्टी। मेलेबल क्या होता है, अगर हम उसको एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको मेलेबल बोलते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी वो होती है जिससे हम वायर बनाते हैं। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम वायर बनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। सोनार्स क्या, जो मेटल्स होते हैं वो साउंड क्रिएट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सोनार्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है जो मेटल्स है, एक्सेप्शन पक्का याद करना। वैसे तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। जैसे जो सोडियम और पोटासियम है वो सॉफ्ट है और उनको हम एक नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। इनको हम एक नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक्सेप्शन है। तो ये आपको याद रखना है। मरकरी कैसा है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सोडियम और पोटासियम क्या है, सॉफ्ट है, मरकरी क्या है, लिक्विड है। ऐसे ही नॉन मेटल का याद रखना है। जो डायमंड है वो क्या है, आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बिस्मिथ और लेड, जो लेड है वो नॉट गुड कंडक्टर बट दे आर मेटल। और जैसे इसमें ब्रोमीन है ना लिक्विड, वैसे इसमें मरकरी है मेटल में, तो नॉन मेटल में आपका ब्रोमीन है जो क्या है, आपका लिक्विड स्टेट में है, नॉन मेटल है। ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अच्छा, जो मेटल ऑक्साइड हैं वो बेसिक रहेंगे और जो नॉन मेटल हैं वो एसिडिक रहेंगे। ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये वाला। और एक्सेप्शन आपको याद करना है, जो सोडियम रहेगा वो रिएक्टिव रहेगा और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है एंड वाटर के साथ, तो इसको हम केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ऑक्सीजन। और नेक्स्ट है आपका फोस्फोरस। जो फोस्फोरस है वो भी बहुत रिएक्टिव होता है और ये तुरंत की तुरंत फायर कैच कर लेता है। तो फोस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो हम इसको वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जो पॉप साउंड है वो क्या बताती है कि इस मेटल के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। पॉप साउंड क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर हो गया है खत्म। ये आपको ये करना है। नेक्स्ट है आपका 5th चैप्टर, ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आपको मेरी ये वीडियोज़ कैसी लगती हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।